जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चैट स्पेशलिस्ट, और आज मैं स्टूडेंट्स को सिखाने जा रहा हूँ सीवीएस एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन के दो तरीके हैं अप्रोच करने के। एक तो आप डायरेक्टली प्रीकॉर्डियम से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्सटेंड योर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स। जहां पे टाइम की कंस्ट्रेंट्स होती हैं वहां पे आप प्रीकॉर्डियम से शुरू करते हैं एंड देन यू एक्सटेंड योर एग्जामिनेशन। और लेकिन जहां पे लॉन्ग केस होता है, जहां पे आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वहां पे आप शुरू करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से, पल्स से, ब्लड प्रेशर से, पल्सेस पैराडॉक्सेस से, और फिर आप फर्दर रेस्पिरेटरी रेट से, टेम्परेचर से, और फिर आप फर्दर प्रीकॉर्डियम की तरफ जाते हैं। ठीक है जी, ये दो तरीके किसी भी एग्जामिनेशन को करने के। अगर शॉर्ट केस में हो तो डायरेक्टली गो टू द स्पेसिफिक एरिया जहां पे आपको एब्नॉर्मेलिटी नजर आ सकती है, वहां पे जाएं, और उसके बाद फिर जीपी पे आए। लेकिन जब लॉन्ग केस चल रहा हो उसमें आप जीपी पहले करें और उसके बाद फिर स्पेसिफिक सिस्टम पे जाएं। ये तरीका है एग्जामिनेशन को अप्रोच करने का। इन पीडियाट्रिक्स द एग्जामिनेशन इज अपॉर्चुनिस्टिक एग्जामिनेशन। ये तो बड़ा बच्चा है तो ये तो कोऑपरेटिव है हमारे साथ, जिन्हें शर्ट भी रिमूव कर लिया। अदरवाइज अगर छोटा बच्चा होता तो हम मिनिमम एक्सपोजर के साथ जाते और सबसे पहले ऑस्कल्टेट करते। Before doing any palpation, before doing any exposure, we would have palpated the child so that we can palpate the child when the child is calm, ताकि हमें यूजफुल इन्फो मिल सके कि कैसा है बेबी के हार्ट रेट कैसा है, कार्डियक साउंड्स कैसी हैं, S1 कैसा है, S2 कैसा है, और कोई मरमत तो नहीं है। पीडियाट्रिक्स में एग्जामिनेशन जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक है। जिस जगह बेबी बैठा हो, जिस जगह पे मौजूद हो, वहीं पे एग्जामिनेशन करनी। जरूरी नहीं है 45 डिग्री के एंगल बना के ही एग्जामिनेशन करना है सीबीएस का। बेबी मदर की लैब में है तो आप मदर की लैब में ही एग्जामिनेशन उसका करें। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? वहीं पे उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दें। बेबी की बैक आपकी तरफ पहले है तो पहले बैक पे उसके बेस ऑफ लंग को सुन लें, इंटरस्कैपुलर रीजन को सुन रहे, उसके बाद बेबी को सीधा करें। ठीक है जी, तो ये तरीका का है। सबसे पहले आप पेशेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन करें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम डॉक्टर अंसारी है। आपका क्या नाम है? अब्दुल वहाब। आपकी कितनी उम्र है? 11 साल, 11 ईयर्स ओल्ड अब्दुल वहाब। बेटा मैं आपका मुआयना करूंगा, ठीक है? उम्मीद है इस दौरान आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको कहीं दर्द तो नहीं है सीने में? ठीक है, सीधा होके लिटा लेंगे पेशेंट को। न्यूट्रल पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन होगी। एंगल विल बी 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे आप पेशेंट का सबसे पहले चेस्ट को इंस्पेक्ट करेंगे, ऊपर से इंस्पेक्ट करेंगे, अदर साइड को भी एग्जामिन करेंगे। अक्सर इधर लेटरल थोरैकोस्टमी स्कार इस तरफ होता है जो कि मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स। मीडियन स्टेनोटॉमी स्कार, एनी abnormality in the shape, any scar, anything else like pulsation, apex beat, जो भी आपको चीज विजिबल है उसको आप अपने जहन में रिकॉर्ड करें और उसको फिर एक्सप्लेन करें टू द एग्जामिनर। उसके बाद फिर आपने देखना है जी इसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी। आपको सुप्रास्टर्नल रिसेक्शंस नजर आ सकती हैं, सुप्राक्लैविकुलर रिसेक्शंस नजर आ सकती हैं, कुछ पल्सेशन देखेंगे। इसकी सुप्रास्टर्नल नॉच में कुछ पल्सेशन है। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन, हीमोलिटिक एनीमिक कंडीशन से सफर कर रहा है, थैलासीमिया से। इसके अभी प्री ट्रांसफ्यूजन स्टेट में है, ट्रांसफ्यूजन के लिए आया हुआ है, तो इसका हीमोडायनेमिक थोड़ा सा डायनेमिक जो है वो हायर पर साइड पे होंगे। इसका पल्सेस, इसकी बाउंडिंग होगी, इसका जेवीपी भी हो सकता है, रेस मिले हमें, और इस तरह से पल्सेशन भी आपको डिफरेंट जगहों पे मिल सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आपने देखना है पेशेंट का जेवीपी। जेवीपी देखने के लिए पेशेंट को एक साइड पे आप रोटेट कर दें। देखिए अगर यहां पे आप क्लोजली देखें तो ये तो इसकी कैरोटिड है जिसकी पल्सेशन बाहर की तरफ है। जो आउटवर्ड पल्सेशन आ रही है दैट्स कैरोटिड, एंड दिस वन ये यहां तक एक पल्सेशन आ रही है जिसकी पल्सेशन प्रीडोमिनेंटली इनवर्ड्स है। जो पल्सेशन आउटवर्ड होंगी वो कैरोटिड होंगी, और जो एम्प्टिंग हो रही है जिस वेसल की वो जेवीपी है। ठीक है, जिसकी फिलिंग हो रही है सडनली आउटवर्ड वो कैरोटिड है। कैरोटिड के ऊपर ही जेवीपी होती है, इस वजह से कैरोटिड को जेवीपी से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये जो ऊपर तक जा रही है दिस इज कैरोटिड, और एक यहां पे छोटी सी पल्सेशन आ रही है जिसकी इनवर्ड है रैपिड कंपोनेंट, दैट इज जेवीपी। ठीक है, जेवीपी को मेजर करने का तरीका ये है कि आप सेंटीमीटर वाला स्केल लेंगे, यहां से आप मेनुब्रियम स्टर्नी आप जो है वो जंक्शन पे आएंगे, जंक्शन के ऊपर रखेंगे आप, और जेवीपी के अपर बॉर्डर से आप मेजर करेंगे कि कितना सेंटीमीटर है। दिस इज ओनली हाफ सेंटीमीटर।
ये हॉरिजॉन्टली आपका जो एक स्केल होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होगा ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ जेवीपी, और आपका जो स्केल है जिससे आपने मेजर करना है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा एट द एंगल ऑफ लुईस। ठीक है, तो आपका जब ये जो आपकी हाइट आ रही है दिस इज ओनली 0.5 सेंटीमीटर। जेवीपी जो है डिफरेंट स्टेट्स में मेजरेबल होती है, बाज़ का जेवीपी बिल्कुल मेजरेबल नहीं होती। कुछ पेशेंट्स की जो नॉर्मल है, नॉर्मली जेवीपी इज नॉट मेजरेबल, जेवीपी जो है वो इंट्राथोरेसिक होती है 45 के एंगल पे, लेकिन कुछ पेशेंट्स की इतनी ज्यादा रेज होती है सीवियर कार्डियक कंडीशन में कि वो इंट्राक्रेनियल चली गई होती है, तो उसका अपर बॉर्डर आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन यू से देयर आर एंगोज्ड नेक वेन्स एंगोज्ड होंगे। ठीक है जी, जेवीपी हो गया। इसके बाद हम जी बेटा कहीं दर्द तो नहीं है छाती पे आपको? हमने ट्रेकिया सेंट्रल देख लिया कि ट्रेकिया सेंट्रल है या नहीं है। 2 फिंगर मेथड, 1 फिंगर मेथड, दोनों साइड पे रिसेसेस, और 3 फिंगर मेथड। ठीक है, जिसमें आप इंडेक्स और मिडल फिंगर से स्टेबलाइज करते हैं, रिंग फिंगर से स्टेबलाइज करते हैं और मिडल फिंगर से आप पेल्पेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली द ट्रेकिया इज लिटिल बिट टुवर्ड्स राइट साइड। राइट साइड की रिसेस इस बच्चे में थोड़ी छोटी है। ये देखें ये कैसे आसानी से मेरी फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर ये लेफ्ट साइड पे बड़ी आसानी से जा रही है, लेकिन राइट साइड पे उतनी आसानी से नहीं जा रही। ठीक है, कहां पे रिसेस कौन सी देखनी है? बिटवीन द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेकिया। ठीक है, आपने देखना है ट्रेकिया सेंट्रल है या नहीं है। ट्रेकिया इज सेंट्रल इन पोजीशन। फिर उसके बाद अगर वो विजिबल नहीं है, आपको एपेक्स बीट नजर आ रही किसी जगह पे, तो आपने पैल्पेशन। ठीक है, विजिबिलिटी इज समथिंग एल्स। विजिबिलिटी भी ठीक है चीज एपेक्स बीट की, लेकिन एपेक्स बीट बाय डेफिनेशन इज पैल्पेशन। ठीक है, द लेटरल एंड मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट विच इज पैल्पेबल इज एपेक्स बीट। ठीक है, आपने काउंट कर लिया। ये जो आपका एंगल ऑफ स्टर्नम है इसके साथ जो इंटरकॉस्टल स्पेस है ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फिफ्थ की बजाय भी थोड़ी सी इससे भी नीचे है, सिक्स में है, बिकॉज दिस चाइल्ड हैज आयरन ओवरलोड, 11-year-old चाइल्ड विद थैलेसीमिया, आयरन ओवरलोड, क्रॉनिक एनीमिया, चेंजेस, मायोकार्डियम, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है इन पेशेंट्स में। जहां पे आपकी इंडेक्स है यहीं से आपने मेजर करना है डिस्टेंस। मिड लाइन से भी कर सकते हैं, 9.5 और लेटरल बॉर्डर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मिड लाइन से मेजर कर लें 9.5 अबाउट। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। आप कैसे कहेंगे एपेक्स बीट की? फिर आप करेक्टर के ऊपर भी कमेंट करेंगे कि इज इट टैपिंग, इज इट हीविंग। ठीक है, उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे, तो आप फिर बताएंगे एपेक्स बीट इज पैल्पेबल इन द 6 इंटरकॉस्टल स्पेस 9.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन एंड इट्स नॉर्मल। ठीक है, इसमें अभी ना हीविंग है ना टैपिंग है, नॉर्मल है, नॉर्मल सॉफ्ट एपेक्स बीट। ठीक है जी, इसी जगह पे आप जो है आपको पता चल जाएगा हीविंग है या नहीं है। दो और लेफ्ट जो स्टर्नल बॉर्डर पे राइट वेंट्रिकुलर हीव चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इंटरकॉस्टल स्पेसेस के अंदर अपनी फिंगर्स रखें इस तरह से। ठीक है, और फिर देखें। दूसरा तरीका ये है कि आप पेशेंट के साइड पे आए और अल्नर साइड ऑफ योर पाम जो हैंड आप वो प्लेस करें और देखें कि आपकी जो है हैंड लिफ्ट हो रहा है कि नहीं विद एवरी हार्ट बीट। ठीक है, इसमें नहीं लिफ्ट हो रहा, देयर इज नो हीविंग। चेस्ट एक्सपेंशन के ऊपर आप जो है इसी जगह पे चेस्ट एक्सपेंशन के ऊपर भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। बेटा सांस ले लंबा सा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कार्डियक कंडीशंस दे लीड टू कॉम्प्रोमाइज इन द चेस्ट एक्सपेंशन। ठीक है, वो भी आपने देख लेना है साथ में। ठीक है जी, ये हो गया पैल्पेशन में आपकी ये चीजें आ गई। प्रीकॉर्डियम के ऊपर अभी बात कर रहे हैं और बहुत सारा कुछ है जो कि हम जब एक्सटेंड करेंगे तो उसमें आएगा। प्रीकॉर्डियम के ऊपर आपको अगर कोई पैल्पेबल मर्मर है तो वो आपको महसूस हो जाएगा। अगर ग्रेड 4 मर्मर है, पैल्पेबल मर्मर है विद थ्रिल, तो वो भी आपको महसूस होगा। फिर सेकंड हार्ट साउंड बाद का पैल्पेबल होती है, जो P2 कंपोनेंट है उसका या A2 कंपोनेंट है। सेकंड हार्ट साउंड इज समटाइम्स पैल्पेबल। जब बहुत ज्यादा पल्मोनिक हाइपरटेंशन होती है तो उसमें आपको सेकंड हार्ट कंपोनेंट जो है, सेकंड हार्ट साउंड जो है वो पैल्पेबल होता है। परकशन का इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जिन केसेस में ग्लोब्यूलर हार्ट हुआ हो या पेरिकार्डियल एफ्यूजन आई हो तो उसमें आप डलनेस देखते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड हो, आपको पता हो कि इस पेशेंट में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं जी इसकी ऑस्कल्टेशन पे।
प्रीकॉर्डियम के 4 एरियाज हैं डिफरेंट वैल्व्स के। उनमें कौन कौन सा एरिया आता है? एपेक्स के ऊपर आता है जी माइट्रल वैल्व। एपेक्स के ऊपर माइट्रल वैल्व है विच इज अ बाइकस्पिड वैल्व। ठीक है, बाकी सब वैल्व जो है हार्ट के वो 3 कस्प कंटेनिंग है वैल्व। ठीक है, उसमें ट्राइकस्पिड भी है, एओर्टिक भी है और पल्मोनिक वैल्व भी। जो माइट्रल वैल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कॉमनली अफेक्टेड वैल्व अक्वायर्ड कार्डिक कंडीशंस में यही होता है। कौन से अक्वायर्ड कार्डिक कंडीशंस होती हैं? रूमेटिक फीवर, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। सबसे कॉमन वैल्व उसमें इन्वॉल्व यही होता है क्योंकि हाई फ्लो चैम्बर है। हाई फ्लो चैम्बर वाली साइड पे माइट्रल वैल्व और एओर्टिक वैल्व सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। एपेक्स बीट जहां भी होगी वहां पे आपका माइट्रल एरिया। ठीक है, नॉर्मली एपेक्स बीट कहां पे होती है? 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में या 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में इन केस ऑफ चिल्ड्रन। मैं तो पीडियाट्रिशियन हूं ना, मैं तो सब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जस्ट बिलो द निपल एंड मीडियल टू इट। ठीक है, अगर जो भी चीज निपल से बाहर चली गई है ना, निपल की लाइन में या निपल से बाहर चली गई है, निपल की लाइन तक ठीक है, निपल से बाहर चली गई है इसका मतलब है द एपेक्स बीट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है जी। अब 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है बच्चों में अप टू 6 years ऑफ एज एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट शिफ्ट्स टू 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है जी, ये इस तरह से होता है। आपने इसी तरह पेशेंट को लेटी हुई हालत में मैं ये पीसेस हटा के आपको जो है बताता जाऊं साथ साथ। ये आपने माइट्रल एरिया सुन लिया, ये ट्राइकस्पिड एरिया है आपका। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर इज ट्राइकस्पिड। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड इज पल्मोनरी एरिया। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड एओर्टिक स्टर्नल बॉर्डर इज एओर्टिक एरिया। यहाँ पे आपको एओर्टिक मर्मर में सुनाई देंगे। और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस A2 ऑन द लेफ्ट साइड इज A2। A2 में सबसे ज्यादा अच्छा मर्मर कौन सा सुनाई देगा? एओर्टिक रिगर्जिटेशन व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। एओर्टिक रिगर्ज का मर्मर आपको सबसे अच्छा इस जगह सुनाई देगा जब पेशेंट सिटिंग होगा और लीनिंग फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे आपको और ये डायस्टोलिक मर्मर होगा एओर्टिक रिगर्ज का। एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा जो कि A1 एरिया में सुनाई देगा। इसी तरह पल्मोनिक स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनाई देगा और इजेक्शन सिस्टोलिक होगा। ठीक है, VSD का मर्मर कहां सुनाई देगा? वो भी सेकंड, थर्ड, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में आपको सबसे लाउड सुनाई देगा क्योंकि वो पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। पैन सिस्टोलिक मर्मर बाय डेफिनेशन इज अ मर्मर व्हिच क्रॉसेस S2, क्योंकि ये तो वैल्व के साथ ऊपर डिपेंडेंट नहीं है VSD का मर्मर। ठीक है, तो इसमें जो फ्लो है वो S2 यानी क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनिक वैल्व के बियॉन्ड भी चलता रहता है इसमें। सिर्फ समझ आ रही है बात की? तो इसको इस वजह से हॉलो सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक मर्मर भी कहते हैं। ठीक है, लगातार चल रहा हो। अच्छा, फिर ये बताइए मुझे कि S1 किससे आती है? हाँ, जब भी आप देखेंगे आपने, और आप इसको कैरोटिड के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे हमेशा। S1, S2 आप कैरोटिड के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। S1 किसके साथ आती है? क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल क्लोजर ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड एंड S2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ A2 ठीक है, एओर्टिक वैल्व एंड पल्मोनिक वैल्व। A2 P2 होती है, A2 पहले आती है, P2 बाद में होती है, इसी वजह से इसकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, इसमें स्प्लिटिंग होती है इसी वजह से। अगर इसमें फिर फिक्स स्प्लिटिंग आती है, किस कंडीशन में आती है? फिक्स वाइड स्प्लिटिंग आती है A2 P2 की ASD में। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में A2 P2 की स्प्लिटिंग आती है। अभी हमने एरिया का बताया, उसके ऊपर आपके जो टाइमिंग है किस तरह से देखना वो भी अभी बताता हूँ। मर्मर कैसे आएगा वो भी बताता हूँ, कैसे सुनाई देगा, किस तरह क्या ग्रेड्स होंगे मर्मर के। अच्छा जी, आपकी A2 P2 जो है वो स्प्लिटिंग वाइड फिक्स स्प्लिटिंग हुई होती है इन केस ऑफ ASD, एओर्टिक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में वाइड फिक्स स्प्लिटिंग हुई होती है। P2 थोड़ा सा देर से आ रहा होता है। तो जो सेकंड हार्ट साउंड होती है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। अगर कोई कहे कि सिंगल सेकंड हार्ट साउंड है, सिंगल सेकंड हार्ट साउंड आती है जब
या तो एओर्टिक कंपोनेंट नहीं है या पल्मोनिक कंपोनेंट नहीं है। आमतौर पे पल्मोनिक कंपोनेंट नहीं होता, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, ठीक है, अगर या पल्मोनिक ट्रेसिया हो गया तो उसमें सेकंड जो उसका P2 कंपोनेंट है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो सिंगल होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड यूजुअली एक ही आती है। सेकंड हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड इज लाउडर, सेकंड हार्ट साउंड इज सॉफ्टर। सेकंड हार्ट साउंड अगर लाउडर आ रही हो तो इट इज अ साइन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है जी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर जब आपने सुनना है मरमर, उसके जो जब आप टाइमिंग करेंगे तो आपने देखना है कि सिस्टोलिक मरमर है या डायस्टोलिक मरमर है। आप एपेक्स के ऊपर आपने सुना, आपने साथ बेटा उस तरफ देखें, ये जो एडम्स एप्पल है इसके साथ आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैरोटिड पल्स मिल जाएगी और उसके साथ आपने टाइम कर लेना है कि मरमर आपका S1 S2 के दरमियान आ रहा है या S2 S1 के दरमियान आ रहा है। ऑल मरमर्स विच आर बिटवीन S1 एंड S2 are systolic murmurs, and all murmur which occur after S2 before S1 are diastolic murmurs. Diastolic murmurs have 4 grades and systolic murmurs have 6 grades. 6 grades. Grades अभी देख लेते हैं। S1 is a murmur, grade 1 murmur वो होता है जो which is audible only to an expert in quiet environment, ठीक है। Grade 2 murmur is a louder murmur but is audible only in quiet environment. Grade 3 murmur is a loud murmur but without frill. Grade 4 is a loud murmur with frill. Grade 5 is a loud murmur which can be heard diaphragm barely touching the chest wall, precordium. And grade 6 is a murmur which is audible while the diaphragm is even above the chest wall. When lifted above but close to the chest wall. और ये ग्रेड 6 मैंने जैसे बताया, ये प्रोस्थेटिक वेल्व या मेटेलिक वेल्व, बॉल वेल्व मैकेनिज्म्स के जो जॉइंट्स होते हैं, जो वेल्व डालते हैं, उसके साथ ही ज्यादा सुनाई देते हैं। डायस्टोलिक 4 ग्रेड्स तक होते हैं और सिस्टोलिक 6 ग्रेड्स तक होते हैं, ठीक है जी। सिस्टोलिक कैन बी लाउडर बट डायस्टोलिक आर नॉट लाउडर। दैट्स व्हाई डायस्टोलिक के लिए, क्योंकि वो लो पिच मरमर होते हैं, इस वजह से हम बेल यूज करते हैं, बेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। बेल का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पोजीशन बनाते हैं। अभी डिफरेंट मरमर की जैसे अभी बात कर लेते हैं। जो एपेक्स के ऊपर आएगा, माइट्रल एरिया के मरमर आएंगे। कौन सा मरमर आएगा? माइट्रल रिगर्जिटेशन का आएगा, माइट्रल स्टेनोसिस का आएगा। माइट्रल रिगर्ज का मरमर जो होगा वो क्या होगा? वो स्पेंसिस्टोलिक होगा, ठीक है। और जो स्टेनोसिस का होगा वो डायस्टोलिक होगा। जो माइट्रल रिगर्ज का मरमर है वो एक्सिला में रेडिएट करेगा, और स्टेनोसिस का मरमर पेशेंट जब अपनी सांस रोकेगा और आप उसे लेफ्ट लेटरल में करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ बेल ऑफ डायाफ्राम आपको सुनाई देगा, ठीक है जी। एओर्टिक रिगर्ज का मरमर इसी तरह से सिटिंग पोजीशन में लीनिंग फॉरवर्ड A2 एरिया में सुनाई देगा, ठीक है। VSD का मरमर मैंने बता दिया आपको। अब ASD का मरमर कहां सुनाई देगा? ASD का मरमर अपनी किसी जगह पे नहीं सुनाई देता, लेकिन क्योंकि पल्मोनिक साइड पे फ्लो ज्यादा हुआ होता है तो इस वजह से पल्मोनिक एरिया में आपको फ्लो मरमर सुनाई देगा। इंजेक्शन सिस्टोलिक मरमर या फ्लो मरमर कहते हैं, ठीक है जी। PTA का मरमर आपको लेफ्ट क्लेविकल के नीचे, जस्ट बिलो द लेफ्ट क्लेविकल सुनाई देगा, और इट विल बी अ मशीनरी मरमर, PTA का मरमर, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स? यस। फिर क्लिक की मैंने बात की। एओर्टिक एरिया, एओर्टिक मरमर में जैसे जब क्लिक आता है, एओर्टिक वेल्व का अगर मरमर होगा तो उसमें क्लिक आएगा, लेकिन अगर सुप्रा एओर्टिक, इंफ्रा एओर्टिक एरिया का मरमर होगा, उसकी स्टेनोसिस की वजह से होगा तो उसमें क्लिक नहीं होगा। ओपनिंग स्नैप आता है किसमें? माइट्रल वेल्व में। माइट्रल स्टेनोसिस में जब बहुत ज्यादा हार्ड हो गए होते हैं कस्प उसके, तो जब वो ओपन होता है तो इट प्रोड्यूसेस अ साउंड विच इज कॉल्ड ओपनिंग स्नैप। ये आपने देख लिया जी, ये सारा देख लिया। इसके बाद आपने पेशेंट को बिठा के बैक साइड से भी इंटरस्कैपुलर एरिया पे आपने ऑस्कल्टेट करना है, और लंग बेसिस को भी आपने, बेटा उठ के बैठे शाबाश, इंटरस्कैपुलर एरिया में आपने ऑस्कल्टेट कर लिया, और लंग बेसिस आपने सुन ली कि कहीं फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से पल्मोनरी एडीमा में तो नहीं है पेशेंट, ठीक है। और सेक्रल एडीमा यहाँ पे सिटिंग पोजीशन में सेक्रल एडीमा भी देख लिया। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है और ट्यूबरकुलस कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो इसी स्टेज पे आप उसके लिम्फ नोड्स को इवैल्यूएट कर लें, ठीक है। इसी बार बार बच्चे को उठाना बिठाना नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद आप बच्चे को लेटा लें और आप अपनी एग्जामिनेशन को एक्सटेंड करें। आप एक्सटेंड योर एग्जामिनेशन, पल्स देखें,
पल्स रेट करें। इसी तरह से आप जो है कार्डियक हार्ट रेट भी ले सकते हैं। जब पेरिफेरल से लेंगे तो ये पल्स रेट है, आप स्टेथ की मदद से प्रीकॉर्डियम के ऊपर से लेंगे तो वो हार्ट रेट है। ठीक है जी। यहाँ पे कंपैरिजन मकसद है, रेडियो रेडियल डिले का डिटेल में नहीं बता रहा, वो जीपी का हिस्सा है। आपने रेडियो रेडियल डिले देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रेडियो फेमरल, बेटा इधर हाथ लगाऊंगा। नॉर्मली रेडियो रेडियल तो कोई डिले नहीं होगा, लेकिन बट देर इज लिटिल डिफरेंस ऑफ टाइमिंग बिटवीन द फेमरल एंड रेडियल। वो क्या होता है, पहले कौन सी आती है इनमें से? फेमरल आती है, बिकॉज ऑफ लेस डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट, और ये डिस्टेंस ज्यादा है। देखिए ना, फेमरल ऊपर है, इस वजह से मैंने बिल्कुल साथ रख के आपको दिखाया। फिर वाटर हैमर पल्स आपने देखी, ठीक है, डांसिंग कैरोटिड्स देख ली आपने। और हाथ के अंदर क्या क्या साइन नजर आएंगे जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं एग्जामिनेशन? साइनोसिस, क्लबिंग, साइनोसिस, पैलर, पॉलीसाइथीमिया, बहुत ज्यादा प्लेथोरा आया हुआ होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज में। स्प्लिंटर हेमरेजेस, ठीक है, स्प्लिंटर हेमरेजेस आप देख सकते हैं इधर। आप इसके अंदर देखेंगे नेल्स के अंदर तो स्प्लिंटर हेमरेजेस नजर आएंगे। इधर पाम के अंदर देखें तो क्या नजर आएगा? एरिथीमा होगा, पामर एरिथीमा हो सकता है ऐसी साइनोटिक कंडीशंस में। और क्या हो सकता है? जेन वे लीजन्स, ठीक है, जेन वे लीजन्स नजर आएंगी। इधर टिप पे कौन सी नोड्स होती हैं? ऑस्लर नोड्स, विच आर साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना आपको जो है वो नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा आप और ऊपर जाएंगे, एक्जिला में आपको लिम्फ नोड मिल सकते हैं। आपने इधर से ब्रेकियल जो है पल्सेशन वो भी ले लें। फिर और आपने नीचे भी पल्सेशन आपने लेनी है। कैरोटिड को आपने देख ली वन बाय वन, एक साइड पे एक दफा देखे, दूसरी साइड पे दूसरी दफा देखे, दोनों डायरेक्टली प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज चाइल्ड पर्सन विल गो इनटू सिंकपी में जा सकता है। ठीक है, पोप्लिटियल पल्सेशन चेक करने के लिए बहुत जेंटली ऐसे प्रेस करते हैं और नी जॉइंट को हल्का सा फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, डॉर्सालिस पीडस, पोस्टीरियर टिबियल। ठीक है जी। फिर आपने लिवर देखना है, एब्डोमेन देखना है। ठीक है, अगर इधर प्रोमिनेंट वेन्स हैं तो दिस कैन बी अ साइन ऑफ सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। आप पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटा सकते हैं, लेकिन बार बार इस पोजीशन चेंज करना इतना एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा सीधा लिटा लें तो आपकी कंफ्यूजन ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे लेटी हुई हालत में जब आप उसका लिवर लेना शुरू करें तो लिवर बहुत ज्यादा डिसेंडेड मिले आपको, क्योंकि थोड़ा अपराइट होता है ना पेशेंट। बेटा सांस लें लंबा लंबा। ठीक है, आपने लिवर देख लिया कितना है, और अगर ट्यूबरकुलोसिस की आप साथ सस्पिशन है रख रहे हैं तो फिर आपने स्प्लीन भी देखनी है बच्चे की। ठीक है जी। पीडल एडीमा, सेक्रल देख लिया था, पीडल एडीमा आपने देखना है कोई। ये आपका एग्जामिनेशन हो गया। यहाँ तक आप काफी सारी चीजें जो है वो पिक कर चुके होंगे, और इसको यहाँ पे आपने थोड़ा सा थिंकिंग पॉज लेना है, अपने आप को कंपोज करना है, स्टेटमेंट्स अपने ज़हन में क्लियर करनी है कि क्या स्टेटमेंट मैं देना चाह रही हूँ या देना चाह रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने पेशेंट को जो है वो थैंक करें, उसको वापस ड्रेस करें। थैंक यू वेरी मच बेटा। यहाँ पे एक दफा जरा थिंकिंग पॉज लेके सोचे कोई चीज रह तो नहीं गई, मैं कोई चीज ऐसी तो नहीं जो मैं भूल गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।